हो गया। चलो सुनो, आज का जो टॉपिक है, मैं सबसे पहले लास्ट स्लाइड दिखाऊं तुम लोगों को। सबसे पहले लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट। ये मुझे नहीं पता यार, इसको ये देख लो पहले। ये तुम लोग को आज की क्लास में जो पढ़ा रहा हूं ना, आज की क्लास में जो भी पढ़ा रहा हूं, ये सबसे लास्ट में प्रिपेयर करना। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, आने के चांसेस हो सकते हैं, बट जब भी प्रिपेयर करना इसको लास्ट में ही प्रिपेयर करना। ठीक है। तो चलो देखो यार, हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है। इसमें हम लोग जो भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, वैसे तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए भी है, बट इनऑर्गेनिक कंपाउंड वाला तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। मतलब वो जेई वालों को पढ़ाया जाता है, जेई एडवांस वालों को। ठीक है। तो हम लोग बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस डील करेंगे। तुम लोगों ने मे बी पीछे यार क्या हो गया तुम लोगों को? एक बात ध्यान रखना, लड़के हो तुम लोग, अभी भले से तुम्हें समझ में नहीं आएगा लड़के होने का मतलब क्या होता है, बाद में आ जाएगा समझ में। जो बोलेगा ना तुम्हें सपोर्ट करते आ जाएगा सारा समझ में, सपोर्ट कौन करता है। और अगर अभी भी बात बात करनी तो जा सकते हो बाहर, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा। तुम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर जो मोल कॉन्सेप्ट है उसमें पढ़ा होगा एम्पेरिकल फॉर्मूला, शायद से। ठीक है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला से ही रिलेटेड तुम्हारा ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस है। ठीक है। सबसे पहले मैं इस वाले पार्ट को बताता हूँ, ये छोटा सा पार्ट है। ठीक है। ये मे भी शायद तुम लोगों ने मे भी शायद नाइन्थ में पढ़ा होगा, नाइन्थ क्लास में। सब्लिमेशन क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, सिंपल डिस्टिलेशन क्या होता है, और उससे हम लोग क्या क्या चीज़ें, किस किस चीज़ों को हम लोग प्यूरिफाई ये सब करते हैं। तो मेरे को यार एक एक करके बता दो, सब्लिमेशन किस चीज़ के लिए अप्लाई किया जाता है। सब्लिमेशन का मतलब जो डायरेक्ट सॉलिड से वेपर में चला जाए। तो लेटस से मेरे पास सॉल्ट और लेटस से कैम्फर का मिक्सचर है, या सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर है। तो इन सब को हम लोग किससे सेपरेट करेंगे? सब्लिमेशन से। ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन किसके लिए अप्लाई करते हैं? क्रिस्टलाइजेशन इज अ डिराइव्ड वर्ड फ्रॉम क्रिस्टल, क्रिस्टल से आता है ये। तो क्रिस्टल के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है तुम्हारा शुगर, सॉल्ट, और शुगर और सॉल्ट के अलावा तुम्हारे कैम्फर के भी क्रिस्टल होते हैं और नेप्थलीन के भी क्रिस्टल होते हैं। ठीक है। क्या? हाँ, इसमें पोटेश एलम भी आ जाएगा। पोटेश एलम भी हो सकता है, कॉपर सल्फेट भी हो सकता है, सारी चीज़ें हो सकती हैं इसमें। ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब कि तुमने उस चीज़ का एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया और उसको अचानक से हीट कर दिया, तो जो चीज़ तुम्हारे पास आएगी वो तुम्हारा क्रिस्टल कहलाएगा। ठीक है। डिस्टिलेशन हम लोग किसको कहते हैं? किसी चीज़ का डिस्टिलेशन का मतलब, हाँ, डिस्टिलेशन का मतलब होता है कि हम लोग दो चीजों को सेपरेट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। कि लेटस से वाटर है और अल्कोहल है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और मान लो वो लोग पूरी तरह से मिक्स हो गए, तुम्हें उसको सेपरेट करना है। तो सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हीट करेंगे। जैसे ही 78 आएगा, सारा का सारा अल्कोहल वेपर फेज में चला जाएगा और वाटर अभी भी लिक्विड में रहेगा। तो ये बेसिकली हम लोग डिस्टिलेशन जो है, मान लो अगर टेम्परेचर का डिफरेंस 25 से 50 या और ज्यादा, मतलब अगर तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो 25 से 50 के बीच में है या और ज्यादा है, तो उसको हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है। जैसे एग्जांपल में तुम्हारा हो जाएगा वाटर प्लस इथानॉल का जो मिक्सचर होता है, ये सिंपल डिस्टिलेशन से ही
सेपरेट हो जाएगा, या वाटर प्लस HNO3, ये सब भी तुम्हारे सिंपल डिस्टिलेशन से सेपरेट हो जाएंगे। एक चीज ध्यान रखना, मे भी शायद तुम लोगों ने सेकंड चैप्टर में एक वर्ड पढ़ा होगा, एजियोट्रॉप। पढ़ा है? एजियोट्रॉप क्या होता है, किसी को कुछ आइडिया? ठीक है, सुन लो। एजियोट्रॉप एक ऐसी चीज होती है जिसको तुम चाहे डिस्टिलेशन कर लो, फ्रैक्शनल कर लो, स्टीम डिस्टिलेशन कर लो, वो सेपरेट नहीं होने वाला। हमें पता है कि ये लोग दोनों आपस में घुल मिल जाते हैं। एक कंसंट्रेशन ऐसी आती है जिसमें वो इस तरीके से घुल मिल जाएंगे ना कि उसको फिर दोबारा तुम सेपरेट ही नहीं कर सकते। मतलब तुम सोचोगे कि अच्छा 78 आने वाला है, सारा का सारा अल्कोहल बॉयल हो जाएगा, लेकिन सारा अल्कोहल बॉयल नहीं होता, वो पूरा का पूरा मिक्सचर ही एकदम से इवेपोरेट हो जाता है। तो वैसे मिक्सचर को हम लोग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं। अब सवाल उठता है कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को कैसे सेपरेट करोगे? तो सिंपली उसका कॉम्पोजिशन चेंज कर दो, या तो उसमें और पानी डाल दो या फिर उसमें और एल्कोहल डाल दो। अगर तुमने कॉम्पोजिशन चेंज कर दिया तो तुम्हारा वो सेपरेट हो जाएगा। क्या ये समझ में है? लेकिन अगर तुम सोचोगे नहीं, मैं मतलब अगर लेटर से जिद बांध लो कि नहीं मेरे को एजियोट्रॉप को ही सेपरेट करना है, वो कभी नहीं होने वाला। ठीक है, इसके बाद है तुम्हारा नेक्स्ट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसके लिए जो है तुम्हारा रेंज 3 से लेकर के 10 डिग्री सेल्सियस तक। अगर तुम्हारा लेटर से दो मिक्सचर है और दोनों ही कंपोनेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो 3 से 10 के बीच में, लाइक पेट्रोल और डीजल हो गया, ये काफी क्लोज है, इनको अगर तुम्हें सेपरेट करना है, या डीजल और तुम्हारा केरोसिन हो गया, उनको तुम्हें सेपरेट करना है, क्रूड ऑयल को बेसिकली, तो क्रूड ऑयल की सेपरेशन के लिए हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। ये हो जाएगा क्रूड ऑयल सेपरेशन। ठीक है, स्टीम डिस्टिलेशन में क्या होता है, लेटर से मेरे पास A और B दो कंपोनेंट है, लाइक ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल, या क्या लेटर से मेरे पास एनिलीन के ही दो कंपोनेंट है। ठीक है, ऑर्थो एनिलीन, पैरा एनिलीन, मतलब ऑर्थो सब्स्टिट्यूट एनिलीन और पैरा सब्स्टिट्यूट एनिलीन, और मुझे उनको सेपरेट करना है। तो तुम क्या करना, इसमें एक थर्ड कंपोनेंट वाटर ऐड करना। नाम से ही पता चल रहा है स्टीम डिस्टिलेशन का मतलब उसमें गारंटीड वाटर होगा ही होगा। अब तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि जो तुम्हारा क्या बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होता है, उसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रखी होती है, वो वाटर से नहीं जुड़ेगा। लेकिन जो पैरा वाला होता है वो वाटर के साथ एडअप हो जाएगा। तो होगा क्या, जैसे ही तुम इसको बॉईल करोगे, सारा का सारा पैरा सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड जो है वो वाटर के साथ इवेपोरेट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग उसको सेपरेटिंग फनल में अलग से सेपरेट कर लेंगे। इससे तुम्हारा स्टीम डिस्टिलेशन यूज होता है। इसका एग्जाम्पल मैं लिख दे रहा हूं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एनिलीन मिक्सचर, या लेट अस से नाइट्रोफिनॉल मिक्सचर। ये हम लोग स्टीम डिस्टिलेशन पे ये करते हैं। ठीक है, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन क्या होता है, ये पढ़ा है कभी? डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन से पहले मैं क्रोमेटोग्राफी बता देता हूँ, ये ज़्यादा आसान है। क्रोमेटोग्राफी तुम लोगों ने मे भी शायद 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जो तुम्हारी पेन की जो इंक होती है, जो आई थिंक ब्लू कलर का होता है, वो असल में ब्लू नहीं होता, वो 3 कलर का मिक्सचर होता है। और आई थिंक कौन कौन से, एक तो रेड है, रेड ब्लैक, मुझे नहीं पता यार, मुझे बस इतना पता है कि वो ब्लू नहीं होता। ठीक है, तो अगर मान लो तुम्हें किसी कंपोनेंट के सारे कलर्स को अलग करना है, ठीक है, क्रोमा से डिराइव्ड हुआ है, क्रोमा मींस कलर, तो उसके लिए हम लोग क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। सेपरेशन ऑफ इंक कलर। ठीक है, चलो सुन लो, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन जान लो। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन क्या होता है? डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन हम लोग उनके लिए यूज करते हैं जो हाईली मिसेबल होता है। सबसे पहली चीज, हाईली मिसेबल का मतलब क्या हुआ वो जान लो। लेट अस से ये दोनों दोस्त हैं, मैंने मान लिया, एज्यूम कर लिया, और इन दोनों में बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती है। ठीक है, मतलब इतनी ज्यादा गहरी दोस्ती कि बाकी लोग भी थोड़ा जेलस फील करते हैं कि यार इनको आपस में इनकी लड़ाई करवाओ किसी भी तरीके से, कुछ भी इनकी दोस्ती तोड़वाओ कुछ भी करके। लेकिन होता क्या है, दोस्ती टूट नहीं पाती है। तो जो लोग सीरियल देखते होंगे या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अगर करेंगे, अगर किसी की दोस्ती तोड़वानी हो क्या करना चाहिए?
लड़ाई से तो होगा नहीं, तो क्या करेंगे? तुम लोग बताओ यार पीछे। अगर मान लो किसी दो लोगों में जो बहुत ज्यादा गहरे दोस्त है, उनमें दोस्ती तोड़वानी है, मेल फीमेल डजेंट मैटर, क्या करना पड़ेगा? थर्ड पर्सन को लाना पड़ेगा जिंदगी में, ठीक है? अब जब थर्ड पर्सन अगर आएगा, तो लेटस से वो जो थर्ड पर्सन है उसने ए से ज्यादा बॉन्डिंग करी एज कंपेयर टू बी, तो फिर ए को धीरे धीरे, लेटस बी को धीरे धीरे जलन होने लगी, ठीक है? धीरे धीरे फिर बाद में वो लोग सेपरेट हो गए। तो यही होता है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, कि वो दो हाईली मिसिबल कंपोनेंट, उसमें तुमने एक थर्ड कंपोनेंट ऐड कर दिया, उस थर्ड कंपोनेंट ने क्या किया? सिर्फ एक के साथ घुला मिला, दूसरे वाले को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, जिस वजह से एक केमिकल डिफरेंस क्रिएट होता है पोटेंशियल, और वो आपस में सेपरेट हो जाते हैं। समझ में है? फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम्हारे पास टॉलिन है और फिनॉल है, तुम्हें इन दोनों को सेपरेट करना है, ठीक है? तो तुमने क्या किया? इसमें एक थर्ड कंपोनेंट ऐड कर दिया जो कि है बेंजीन। बेंजीन क्या करेगा? टॉलुइन से कंबाइन करके उसको सेपरेट कर देगा, और बाद में फिर हम लोग सेपरेटिंग फनल से उसको भी अलग से सेपरेट कर सकते हैं। बताओ, ये डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन समझ में आया? ठीक है, इसमें कोई डाउट है? अगेन ध्यान रखना, इस पर्टिकुलर स्लाइड से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत बहुत कम है। मतलब मान लो अगर एनटीए वाला बोर हो जाएगा, उसको कोई क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा है, तभी वो इस स्लाइड से क्वेश्चन देगा, वरना वो नहीं देने वाला। तुम्हें अगर बाय चांस कुछ क्वेश्चन आता है तो वो आने वाली स्लाइड से देगा, ठीक है? और जो तुम्हारे लेटर से 45 क्वेश्चन होते हैं, अब तो शायद 55 होते हैं, शायद पता नहीं कितने होते हैं, 55 होते हैं, 50 होते हैं क्या? करने 45 होते हैं, ठीक है? वैसे कितने? 50 आते हैं। अबे जितने हो, ठीक है? ठीक है, करने तुम्हें 45 है, तो उन 45 में वो क्वेश्चंस जो रैंक डिसाइड कर सकते हैं, मतलब जिसको पता होगा वो टिक करेगा, जिसको नहीं पता होगा वो भाड़ में जाए, उसमें कुछ दिमाग भी नहीं लगा सकता। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस वैसा ही टॉपिक है। अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें पता नहीं चलने वाला, ठीक है? क्या? मिक्सचर्स के लिए भी होता है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मैंने एक प्राइमरी एग्जांपल लिखा है। क्रोमैट हाँ, ये तुम्हारे मेटलर्जी में बहुत ज्यादा यूज होता है। मेटलर्जी में भी हम लोग इसको यूज करते हैं। मैंने तुम्हारा जो मेन जो एग्जांपल है, जो बेसिक एग्जांपल है, जिसे सबको समझ में आ जाए, मैंने उसी को लिख दिया, ठीक है? ओके, तो अगेन ये जो कुछ भी पार्ट है, ये तुम लोग को बेसिकली एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले पढ़ना, और सारा समझ में भी आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। प्रॉब्लम होती है फॉर्मूले याद करने में, ठीक है? ऑनेस्टली मुझे भी फॉर्मूला याद नहीं है, मैं भी कुछ कुछ फॉर्मूले इसी में सीधे लिख के लेके आ गया हूँ। तो पहले तो तुमसे ये पूछ लेगा कि कार्बन और हाइड्रोजन को प्यूरिफाई करने के लिए या उनके डिटेक्शन के मेथड का क्या नाम है? तो उसको लीबेग मेथड नाम बोलते हैं। लीबेग मेथड में होता क्या है? जो भी हमारा हाइड्रोकार्बन होगा, जो भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, लेटस से जो भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, उसमें अगर मुझे कार्बन और हाइड्रोजन को डिटेक्ट करना है, तो सिंपली क्या करो, इसका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबशन कर दो। ये कंबशन थोड़ा कंट्रोल्ड कंबशन होता है, आगे एक एपरेटस आएगा, मैं बताऊंगा किस टाइप का वो दिखता है, ठीक है? ऑब्वियसली अगर कंबशन करोगे, तो कंबशन अगर किया तो क्या क्या रिलीज होगा? CO2 और H2O। अब तुम लोगों ने मे भी शायद 8th में, 9th में, 10th में पढ़ा होगा कि जब भी CO2 रिलीज होता है, हम उसको किस में पास करवा देते हैं? लाइम वाटर में, ठीक है? तो CO2 को तुम्हें क्या करना है? सीधे, मतलब जो भी तुम्हारी गैस रिलीज हुई उसको लाइम वाटर में पास करो। अगर वो तुम्हारा मिल्की हो गया, तो हम कंफर्म कर जाएंगे कि हाँ भाई इसमें तुम्हारा कार्बन है, ठीक है? और जो दूसरी गैस है, उसको तुम्हें सिंपली पास करना है CuSO4 क्रिस्टल के ऊपर। तो जब कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल पे पास करोगे, तो ये तुम्हारा ब्लू कलर का हो जाएगा।
तो अगर तुम्हारा लाइम वाटर मिल्की हो गया, कॉपर सल्फेट ब्लू हो गया, तो हम कंफर्म कर लेंगे कि हाँ भाई इसमें तुम्हारा कार्बन है, इसमें तुम्हारा हाइड्रोजन है। यहां तक कोई डाउट? देख लो। हाँ हाँ, कोई सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई सा भी। यहाँ पे मैंने जैसे इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का बताया है, नाइट्रोजन भी तो हो सकता है ना, नाइट्रोजन भी हो सकता है, हेलोजन भी हो सकता है। हो सकता है तुम बोलो कि सर अगर हम जलाएंगे तो अमोनिया भी रिलीज हो सकती है। ऐसा पॉसिबल तो है कि अगर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होगा तो अमोनिया रिलीज होगी। मैंने क्या बोला कि ये जो भी तुम्हारा गैसियस मिक्सचर है, इस पूरे गैसियस मिक्सचर को तुम्हें पास करना है डायरेक्ट। तो ऑब्वियसली कार्बन वाला पार्ट इसको मिल्की कर देगा लाइम वाटर को, और वाटर वाला पार्ट इसको मिल्की कर, ये ब्लू कर देगा। ठीक है, अमोनिया हो, SO2 गैस हो या और कोई गैस हो, वो हम लोग अभी आगे चल के उसका डिटेक्शन देखेंगे। ठीक है, यहां तक सारा समझ आया? ओके, अगला देखो। नेक्स्ट है तुम्हारा लेसाइन टेस्ट और सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। देखो कार्बन और हाइड्रोजन वाला जो पार्ट था वो सिंपल था, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको जला दिया उससे हमें पता चल गया। लेकिन बाकी की जो चीजें हैं, लेटर से ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, हेलोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, वो डायरेक्टली तुम डिटेक्ट नहीं कर सकते। उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसमें कुछ क्या बोलते हैं उसको, किसी फॉर्म में मॉडिफाई करना पड़ेगा, तब जाकर के वो तुम्हारा कंफर्मेटरी टेस्ट देगा। उस टेस्ट को हम लोग लेसाइन टेस्ट बोलते हैं। इसमें करना क्या है, इसमें हम लोग एक ऐसी ट्यूब लेते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूजन ट्यूब। फ्यूजन ट्यूब जो होता है ये कुछ इस तरह से रहता है, और इसकी जो लेंथ होती है यहां से लेकर के यहां तक हार्डली 2 से 3 सेंटीमीटर की होती है, काफी छोटा सा होता है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा फ्यूजन ट्यूब है, जो भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, नहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं, सबसे पहले हम लोग इस फ्यूजन ट्यूब में सोडियम लेते हैं और इसमें ऐड कर देते हैं। जब ऐड करोगे, मतलब चाकू से काट के सिंपली ऐड करना, और ऐड करने के बाद क्या करना, हीट कर देना। जब तुम लोग इसको हीट कर दोगे तो आई थिंक ये सारा का सारा जो होगा सोडियम, ये आई थिंक मेल्ट हो जाएगा। बोलो है ना? जब मेल्ट हो जाए इसके बाद क्या करना, इसमें तुम लोग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड वो ऐड करना, और ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऐड करने के बाद फिर से सोडियम अगेन ऐड करना। मतलब काइंड ऑफ एक सैंडविच टाइप बन जाएगा, नीचे सोडियम, उसके ऊपर ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उसके ऊपर अगेन सोडियम। और इसके बाद इसको हीट करना अंटिल ये तुम्हारा पूरी तरह से रेड हॉट ट्यूब ना हो जाए। जैसे ही ट्यूब तुम्हारा रेड हॉट हो जाएगा, उसको क्या करना, उस ट्यूब को, लेट अस से ये तुम्हारा एक बाउल है, और इस बाउल में तुम्हारा डिस्टिल्ड वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, तो ये जो भी तुम्हारी ट्यूब आई है जो कि तुम्हारा रेड हॉट है, इस ट्यूब को सीधे इसमें डाल देना। ऑब्वियसली अगर डालोगे तो ये तो काफी ज्यादा गर्म है, इसमें आते के साथ ये ट्यूब फट जाएगी। जैसे ये फटेगा, इसके बाद क्या करना, इस मिक्सचर को, इस पर्टिकुलर मिक्सचर को तुम्हें बॉईल करना है, और बॉईल के बाद इसको फिल्टर करना है। फिल्टर करने के बाद जो चीज तुम्हारे पास आएगी उसी चीज को बोला जाता है लेसाइन, सॉरी, इसी चीज को बोला जाता है सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। और इस पूरे टेस्ट को हम लोग बोलते हैं लेसाइन टेस्ट, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। क्या है, समझ में आए पूरा प्रोसीजर? हार्डली 5 मिनट लगते हैं यहां से यहां तक करने में। ठीक है, सिंपली टेस्ट ट्यूब लेना, टेस्ट ट्यूब में सोडियम डालना, सोडियम को गर्म करना, पिघल जाएगा। जैसे ही पिघलेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल देना, फिर से अगेन सोडियम डालना, और फिर गर्म करना, और जब तक गर्म करना जब तक कि वो रेड हॉट ना हो जाए। ठीक है, रेड हॉट होने के बाद उसको सीधे एक बाउल में लेना, उसमें डिस्टिल्ड वाटर डालना, वो फट जाएगा। उसके बाद उसको बॉईल करना, बॉईल करने के बाद फिल्टर कर लेना, जो चीज आएगी उसी को हम लोग सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। अब इसमें एक सवाल ये उठता है, पूछेगा नहीं वैसे नीट में, बोर्ड में पूछेगा या फिर
प्रैक्टिकल के टाइम पे पूछा है कि इतना झमेला क्यों करना, ठीक है। मतलब किसी भी कंपाउंड को डिटेक्ट करने के लिए कार्बन हाइड्रोजन तो डायरेक्टली हो गया, तो इनमें डायरेक्टली क्यों नहीं हो रहा होगा। तो एक्चुअली में होता ये है, कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जो अदर एलिमेंट हैं लाइक सल्फर हो गया, हेलोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इनका जो बॉन्ड होता है रिलेटिवली काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। लाइक अगर तुम थर्मोडायनेमिक डेटा अगर देखोगे तो कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन कार्बन। तो तुम अगर हीट वीट करके करोगे ना तो वो डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। इसका मतलब तुम्हें उस कोवेलेंट बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड में तोड़ना पड़ेगा ताकि वो आयंस में आ जाए और फिर आयंस अपना कंफर्मेटरी टेस्ट देना चालू कर दे। तो ये इस पूरे सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट का जो मेन पर्पस है वो यही है कि जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, सॉरी जो जितने भी तुम्हारे कोवेलेंट बॉन्ड है वो सबके सब आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। मतलब इसमें जो तुम्हारा सोडियम हो, ये सल्फर होगा वो तुम्हारा Na2S हो जाएगा, नाइट्रोजन अगर है तो NaCN हो जाएगा, हेलोजन है तो NaX बन जाएगा। फिर इसमें तुम कुछ भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड डालो वो तुम्हें एक कंफर्मेटरी टेस्ट गारंटीड देगा। ये सबको समझ में आया? पक्का? हाँ हाँ, कार्बन हाइड्रोजन तुम्हारा डायरेक्टली है, बाकी के सारे इसी से आएंगे। यहां तक क्लियर हुआ? ओके। अब नेक्स्ट है मेरा टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। तो हमारे पास जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, इसमें तुम क्या करो, इसमें तुम FeSO4 लेना और FeSO4 के बाद H2SO4 भी लेना, ठीक है। यहां पे मैं एक देखो, एक और है टेस्ट फॉर नाइट्रोजन एंड सल्फर। मान लो तुम यही सेम टेस्ट कर रहे हो, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट प्लस H2 सॉरी FeSO4 प्लस H2SO4, ठीक है। अब अगर ये कंपोनेंट ऐड करने के बाद अगर तुम्हारा टेस्ट ट्यूब जो है वो ब्लू कलर का हो जाता है, ठीक है, अगर ये तुम्हारा ब्लू कलर का हो गया तो हम बोलेंगे कि उसमें तुम्हारा नाइट्रोजन प्रेजेंट है। और अगर ब्लू की जगह इतना करने के बाद वो रेड कलर का हो गया, मतलब सब चीजें सेम डाली लेकिन कलर ब्लू ब्लू के बजाय क्या आ गया, रेड, तो हम बोलेंगे उसमें नाइट्रोजन तो है ही, साथ ही साथ सल्फर भी है। तुमसे अगर लेटेस्ट से पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बन जाए तो तुमसे पूछ सकता है कि ब्लू कलर किसका है या फिर ये रेड कलर किसका है। तो ब्लू को यार ब्लू नहीं बोलते, ब्लू को प्रशियन ब्लू या प्रूशियन ब्लू पता नहीं क्या बोलते हैं, ऐसी कुछ नाम है। उसी तरह से रेड को रेड नहीं बोलते, ब्लड रेड कलर बोलते हैं, ठीक है। तो यार ऐसे मत बोलना, लेटर से अगर कोई एग्जाम में है तो ध्यान रखना ब्लड रेड कलर है, एप्पल रेड नहीं है। और कौन कौन से रेड होते हैं? क्रिम्सन रेड वो भी नहीं है, ब्रिक रेड वो भी नहीं है, नॉर्मल रेड नहीं, ब्लड रेड, ठीक है। और प्रशियन ब्लू कलर इसकी वजह से आता है, इसकी वजह से। ध्यान रखना ये आयन है, मुझे ध्यान नहीं चार्ज कितना होता है, ठीक है। और ये तुम्हारा आता है Fe, शायद से 4 नेगेटिव होता है, मैं श्योर नहीं हूं लेकिन चार्जेस के बारे में, ठीक है। चार्जेस के लिए तुम लोग एनसीईआरटी को देख लेना एक बार, तुम्हें मिल जाएगा। मेन कलर ध्यान रखना है, हाँ 2। क्या यहां तक सबको क्लियर है? क्या हुआ? किधर प्लस चार्ज? 2 प्लस प्लस नहीं होगा यार, होगा शायद, पता नहीं।
ये बेस्ट है, ठीक है, देख लेना। स्टिल मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है, प्लस शायद से नहीं होगा, अगर होगा तो होगा, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो यहां तक सारा समझ में आया। ओके, अब आते हैं हम लोग टेस्ट फॉर सल्फर में। सल्फर के लिए दो टेस्ट अवेलेबल है। एक तो तुम्हारा टेस्ट ये है कि जो भी तुम्हारा सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है, इसमें तुम लेड एसीटेट, और लेड एसीटेट के साथ साथ एसिटिक एसिड, ये सब कुछ अगर तुमने ये चीज ऐड करी, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट बनाएगा जो कि लेड सल्फाइड का होगा, ठीक है। इसके अलावा एक और तुम्हारा टेस्ट है, एक और इसका एक टेस्ट है। इसी सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को एक कंपाउंड होता है, उस कंपाउंड का नाम है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। मान लो तुमने इस कंपाउंड में ये कंपोनेंट ऐड किया, तो ये कंपोनेंट अगर ऐड करोगे तो एक वॉयलेट कलर का प्रेसिपिटेट आएगा, और अगर वॉयलेट कलर का प्रेसिपिटेट आया तो हम कंफर्म कर जाएंगे कि ये तुम्हारा इसमें सल्फर। सल्फर के लिए दो है, ज्यादा आसान वो वाला है ऊपर वाला, लेकिन कभी कभी तुमसे ये भी पूछ लेता है, तो इसका भी मैं लिख दे रहा हूं। ये लो यार, चार्ज का पंगा ही नहीं, ठीक है। ये कंपोनेंट यार तुम लोग ध्यान रखना, ठीक है। या ये जहां जहां मैंने एक्स लिखा हुआ है ना, एनसीईआरटी में घर जाकर के वो वैल्यू खुद से लिख लेना, ठीक है। यहां तक सारा क्लियर है? ओके, चलो नेक्स्ट है हमारा टेस्ट फॉर हैलोजन। हैलोजन को कैसे टेस्ट करेंगे? तो हैलोजन को टेस्ट करने के लिए जो भी हमारा सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है, जो भी हमारा सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है, इसमें क्या करना, इसमें HNO3 और साथ ही साथ AgNO3 ये ऐड करना, ठीक है। अगर ये ऐड करने के बाद तुम्हें वाइट प्रेसिपिटेट मिला तो हम बोल देंगे कि हाँ भाई ये इसमें क्लोरीन है, ठीक है। अगर लेटर से ये टेस्ट करने के बाद तुम्हें येलो प्रेसिपिटेट मिल रहा है, ठीक है, तो तुम्हें उसमें क्या होगा, ब्रोमीन। हालांकि अगर तुम्हें येलो मिल रहा है तो उसमें आयोडीन भी होगा। अब यहां पे कंफ्यूजन हो जाती है कि यार येलो से ब्रोमीन भी आ रहा है और येलो से आयोडीन भी आ रहा है, तो अब हम लोग कैसे कंफर्म करेंगे? तो क्या करना, जो भी येलो प्रेसिपिटेट है उसमें तुम अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देना। ये वाला जो येलो प्रेसिपिटेट है ये इनसॉल्युबल होगा, इनसॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ये वाला क्या होगा, सॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर येलो प्रेसिपिटेट आया और वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व हो रहा है तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई ये ब्रोमीन है। और अगर येलो प्रेसिपिटेट आया लेकिन वो सॉल्युबल नहीं है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में तो हम बोलेंगे कि आयोडीन है। ये समझ में आया? पक्का? अब देखो टेस्ट फॉर फास्फोरस के लिए इसमें मैं एक चीज बता देता हूं। एनसीईआरटी ये कहती है कि डायरेक्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड से टेस्ट होता है, मतलब जैसे कार्बन और हाइड्रोजन का था ना, ऐसे ही इसके लिए भी डायरेक्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड से होता है। बट जब कॉलेज में जाओगे, ठीक है, तो कॉलेज में तुम्हें पता चलेगा कि नहीं इसके लिए भी तुम्हें सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। लेकिन एनसीईआरटी तुम्हारे लिए सब कुछ है, तुम्हें उसी को मानना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो इसीलिए मैं यहाँ पे सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट नहीं लिख रहा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं जो भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें हम लोग HNO3 के साथ साथ ये कंपाउंड ऐड करते हैं। इसका कोई नाम बता सकता है? ये नाम तुम्हें ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको बोला जाता है अमोनियम मॉलिब्डेट। तो अगर
इतना करने के बाद HNO3 के साथ अमोनियम मोलिब्डेट डाला, और अगर तुम्हें येलो प्रेसिपिटेट आता है, येलो में भी इसमें एक अजीब सा नाम लिखा हुआ है यार, कैनरी येलो प्रेसिपिटेट, अगर आता है तो हम कंफर्म कर जाएंगे कि हाँ भाई उसमें हमारा फॉस्फोरस भी है। क्या यहां तक सारा क्लियर है? पक्का? ये था तुम्हारा पूरा पूरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस, सॉरी क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, अब हमें ये सारी चीजें पता चल गई कि एलिमेंट कौन कौन से हैं। अब हमें जानना है कि वो एलिमेंट का परसेंटेज क्या है और कितना है। वैसे अगर मैं बताऊं तो इसमें ना तुम्हारे ओवरऑल 3 मेथड है जिस पे तुम्हें फोकस करना है। एक जेल्डाल मेथड, एक ड्यूमास मेथड और एक कैरियस मेथड। ये 3 है तुम्हारे सिलेबस में। ठीक है, तीनों के फॉर्मूले मतलब थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस भूलने के चांसेस ज्यादा होंगे तुम लोगों को। ठीक है, स्टिल मैं तुम्हें बता दूंगा कि इसको याद करने का तरीका क्या है। मेन अगर तुम्हें फोकस करना होगा तो जेल्डाल और ड्यूमास पे ही करना, कैरियस से भी आने के चांसेस कम है। ठीक है, तो ये देखो यार, मैंने बता रहा था ना एक एपरेटस कार्बन और हाइड्रोजन के लिए कि गैसेस को कैसे पास किया जाएगा। ये तुम्हारे एनसीईआरटी से मैंने छाप दिया पूरा। ठीक है, तो देखो कार्बन का अगर तुम्हें परसेंटेज निकालना होगा, एनसीईआरटी में ऐसा कोई डेरिवेशन नहीं दे रखा है किसी का, तो तुम्हें इन फॉर्मूले को एज इट इज तुम्हें याद करना पड़ेगा। और यही वजह है ये टॉपिक तुम्हारे लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कार्बन के परसेंटेज को निकालने के लिए जो फॉर्मूला तुम्हें है कार्बन के परसेंटेज को, वो ये फॉर्मूला है, ये चीज। इसमें M2 और स्मॉल m दोनों की वैल्यू मतलब हमेशा तुम्हें दी हुई रहेगी। स्मॉल m जो है वो तुम्हारा मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, ये देखो मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज m ग्राम, और यहाँ पे जो M1 और M2 है ये तुम्हें दे रखा है मास ऑफ कार्बन के केस में क्या हो जाएगा CO2 का मास, वाटर के केस में सॉरी हाइड्रोजन के केस में वाटर का मास। तुम्हें अगर फॉर्मूला पता है तो तुम देख सकते हो क्वेश्चन जैसा भी रहे कितनी लाइन में सॉल्व हो रहा है, 2 लाइन में। और हो सकता है तुम्हें लगे कि सर 2 लाइन में सॉल्व हो जाएगा, जब इसको कैलकुलेट करने बैठोगे ना तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। क्या मैं पता है रिकॉर्ड हो रहा है जो तुम बोल रही हो जाती है। अच्छा क्या नाम है तुम्हारा? सृष्टि कह रही है कि एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल बेकार होते हैं। चलो सुन लो, वो सही बोल रही है यार। ऐसा तुम लोग को जब भी क्वेश्चन देना चाहिए, जो लोग मुझसे पढ़ चुके हैं उनको पता है मैं जब भी कोई वैल्यू देता हूँ नॉर्मल वैल्यू देता हूँ जो आसानी से कटा जाए, ताकि मेन आना चाहिए कि तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है तो तुम फॉर्मूले में चाहे वैल्यू कैसी भी हो तुम उसको सॉल्व कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि 0.198 को तुम 0.2 मान लो, 0.24 को तुम 0.25 मान लो, और उससे तुम्हारा नियर अबाउट तुम्हारा ऑप्शन आ जाएगा। क्योंकि ध्यान रखना जो 4 ऑप्शन होंगे ना उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा अच्छा खासा। तो तुम्हारे लिए सरदर्द बस यही है, फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, इसमें यार मेरी कोई कलाकारी नहीं है, कुछ नहीं है, इसलिए मैं इसको और ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकता। लेकिन जो सबसे बड़ा सरदर्द वाला काम है जेल्डाल और ड्यूमास, वो बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो वो मैं बता रहा हूं। ठीक है, यहां तक सारा समझ में है? ओके, देखो ये बस खाली डराने के लिए बस मैंने बता दिया। जेल्डाल मेथड में अगर तुम्हें अपरेटस नहीं समझ में आता, अगर तुम्हें उस एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है नहीं समझ में आता, तो भी तुमसे जेल्डाल का क्वेश्चन बहुत आराम से बहुत प्यार से हो जाएगा। तुम्हें बस उसका फॉर्मूले की शॉर्टकट पता होनी चाहिए, और जेल्डाल के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चन आने के। ठीक है, जेल्डाल में ओवरऑल कच्चा कच्चा बता देता हूं, जेल्डाल में जो गैस रिलीज होती है वो अमोनिया रिलीज होती है। ठीक है, ड्यूमास में जो गैस रिलीज होती है वो नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है। तो अगर मैं जेल्डाल की अगर मैं बात करूं, जेल्डाल मेथड बोल लो या दज्जाल मेथड बोल लो। ठीक है, तो जेल्डाल में कौन सी गैस रिलीज होगी?
अमोनिया इज इवॉल्व। जेल्डाल में ना एक क्वेश्चन और आता है, हो सकता है शायद तुम्हारे मन में भी ये क्वेश्चन आए कि सर हर एलिमेंट के लिए एक ही मेथड है, मतलब लीबिक मेथड, वो कार्बन हाइड्रोजन का बस एक ही फॉर्मूला था, उसी तरह से कैरियस मेथड का भी बस एक ही फॉर्मूला है। लेकिन नाइट्रोजन के केस में दो केसेस हैं, एक जेल्डाल है और एक ड्यूमास है। तो सवाल उठता है कि नाइट्रोजन में ऐसा क्या था कि दो अलग अलग तुम्हें देने पड़े। तो इसकी ना एक लिमिटेशन है, ठीक है। अब मैं तुम लोगों से एग्री करता हूं कि जब ये अच्छा नहीं है तो इसको बुक में डाला क्यों, अब डाल दिया तो मैं कुछ कर नहीं सकता, पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो जेल्डाल मेथड की लिमिटेशन तुम्हें याद रखनी है, अगर नाइट्रोजन तुम्हारा रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड होगा, ठीक है, जैसे पायरिडीन होता है उसमें डायरेक्टली अटैच्ड है ना, तो इफ नाइट्रोजन इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिंग, एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हारा ये हो गया पायरिडीन हो गया, ठीक है। या फिर तुम्हारे नाइट्रो कंपाउंड मतलब जिसमें NO2 होता है, ठीक है, NO2 ग्रुप, ठीक है। या फिर एजो कंपाउंड, वो डाइओजोनियम सॉल्ट होता है ना, N2Cl, तो वो इन सब केसेस में तुम्हारा जेल्डाल मेथड लगेगा ही नहीं। एनिलीन में लग जाएगा, अमीन्स में लग जाएगा, लेकिन N2Cl जो डाइओजोनियम क्लोराइड है उसमें नहीं आएगा, NO2 जो है उसमें नहीं आएगा। हाँ, अगर ONO हो, मुझे नहीं पता तुम लोगों ने ONO पढ़ा है नहीं, आइसोनाइट्राइल, ठीक है, उसमें हो जाएगा, लेकिन NO2 वाले में नहीं होगा। तो ये लिमिटेशन तुम्हें ध्यान रखनी है, इन सब के केस में जेल्डाल मेथड जो है वो नॉट एप्लीकेबल है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। हाँ, हाँ, अगर वो डायरेक्टली जुड़ा है तब नहीं होगा, इनडायरेक्टली है, जैसे एनिलीन में NH2 फिर कार्बन। हाँ, हाँ, साइनाइड दे देगा, आइसोसाइनाइड नहीं देगा। मैंने बोला कि साइनाइड इस टेस्ट को पॉजिटिव देगा, आइसोसाइनाइड में डायरेक्टली जुड़ गया ना वो, हाँ, वो नहीं देगा। पूछो क्या पूछ रहे हो, क्या? NO2 में तुम्हारे रेजोनेंस की वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो बार बार इंटरचेंज होते रहता है ऐसे, ये मैंने ऐसे बनाया, हो सकता है तुम बोलती कि नहीं सर ऐसे गलत बना रहे हो, आप ऐसे बनाओ, तो इस वजह से। क्या यहां तक समझ में है? कंडीशन क्लियर है? अब देखो फॉर्मूला क्या करना है। जैसा कि मैंने बोला, इस प्रोसेस में क्या ओवरऑल इवॉल्व होगा? अमोनिया। तो तुम्हें सारा क्वेश्चन जो सारा खेल है वो अमोनिया के इर्द गिर्द घूमता रहेगा, ठीक है। जैसे नेक्स्ट स्लाइड में ना डायरेक्टली क्वेश्चन दिया हुआ है, बट क्वेश्चन से पहले मैं तुम्हें फॉर्मूला बता देता हूं, और वही फॉर्मूला किसी भी जेल्डाल मेथड के क्वेश्चन में तुम डायरेक्टली अप्लाई कर देना। तुम्हें मेन पता होना चाहिए कि क्या अमोनिया का मोल्स निकल रहा है, ठीक है। एनसीईआरटी अगर खोल के देखोगे तो एनसीईआरटी में बड़ा कॉम्प्लेक्स सा फॉर्मूला दे रखा है, उसकी डेरिवेशन भी है एनसीईआरटी पूरे एक पेज में, और उसकी डेरिवेशन को समझने के लिए तुम्हें रिडॉक्स टाइट्रेशन पता होना चाहिए। तो मैं डायरेक्ट उसका कंक्लूजन बता रहा हूं, और वो सिंपल सा कंक्लूजन बस याद रखना, 2 टाइम्स ऑफ M1V1 माइनस M2V2 होल डिवाइडेड बाय 2। ये जो पहला पार्ट जो मैंने लिखा है, ये पहला पार्ट H2SO4 के लिए है, दूसरा पार्ट जो है वो NaOH के लिए है। अगर बाय चांस तुम्हें क्वेश्चन में NaOH का डेटा नहीं दे रखा, उसको 0 मान लेना। क्या ये चीज समझ में आई? यहां से तुम्हें क्या निकल आएगा? अमोनिया के मोल्स। और यहां पे एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम मस्ट बी टेकन इन लीटर। वॉल्यूम को तुम्हें हमेशा और हमेशा लीटर में लेकर के चलना है, मतलब 1000 से डिवाइड देना पड़ेगा। एक बार अमोनिया का तुम्हें मोल पता चल जाए, उसके बाद परसेंटेज नाइट्रोजन जो होगा, परसेंटेज नाइट्रोजन, ये तुम्हारा बराबर हो जाएगा मोल्स ऑफ अमोनिया
नाइट्रोजन निकाल रहे तो 14 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज कर रहे तो 100 और डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब मैं सजेस्ट करूंगा डायरेक्टली इस क्वेश्चन को, मतलब मैं करा नहीं रहा, तुम लोग खुद एक बार ट्राई करो, बन जाएगा तुमसे। ट्राई करो। क्या? अच्छा, H2SO4 देखो यहाँ पे, ये जो तुम्हारा ये है ना प्रोसेस, इसमें दो चीज़ें यूज होती है, एक तो H2SO4 और एक तुम्हारा NaOH। तो अभी मैंने ये सेटअप नहीं समझाया कि ये क्या होता है, मैंने डायरेक्ट एक जुगाड़ू तरीका बता दिया कि तुम्हें सेटअप पता हो या ना पता हो, कुछ भी दे रखा हो, तुम्हें बस खाली इसी चीज को आंख बंद के यूज करना है और तुम्हारा आंसर गारंटीड आ जाएगा। बताऊं क्या सॉल्व करके? ट्राई करके बताओ क्या आएगा आंसर। सब लोग एक बार ट्राई करो। अबे ट्राई तो कर लो। हैं, फ्रंट में बैठे और फिर भी कुछ नहीं लिख रहे। कितना? 56। और किसी का? क्या इस क्वेश्चन में NaOH का डेटा दे रखा है? नहीं दिया ना? क्या करेंगे हम लोग? NaOH के पार्ट को कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, और H2SO4 का मोलैरिटी दे रखा है, आई थिंक दिया है 1, ठीक है, और वॉल्यूम कितना है 10, तो 10 को क्या करोगे 1000 से डिवाइड। चूंकि NaOH नहीं दिया है इसलिए मैंने इस पार्ट को इग्नोर कर दिया। इसमें कोई डाउट? ओके, अब ये तुम्हारा सॉल्व होकर के कितना हो जाएगा 2/100 या लेटस से 1/50, जैसे भी लिख लो। अब इसके बाद सीधे इस वैल्यू को इसमें तुम पुट कर दो, परसेंटेज नाइट्रोजन हो जाएगा तुम्हारा 2/100 इंटू 14 इंटू 100 और मल्टीप्लाई बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है 0.5। तो आई थिंक ये 100 से ये 100 कैंसिल, 14 दूनी 28, 28 दूनी, क्या समझ आए? जेल्डाल मेथड का फॉर्मूला मत भूलना यार, ये आसान है बाकी के कंपैरिजन में, ठीक है? क्या ये कहाँ टफ है? है तो है। इस क्वेश्चन को ट्राई करो। इस क्वेश्चन को सब लोग ट्राई करो, देखो बनेगा गारंटीड। क्या हुआ? सेम आ रहा है? सेम मतलब 56 आ रहा है क्या? देखा नहीं, हो सकता है कोई। 56, इसका भी 56 ही आ रहा है। तेरा कितना आ रहा है? 560 थोड़ी आएगा।
या तो 56 होगा या 5.6 होगा या 0.56 होगा। सुन लो, अगर बाय चांस 56 आ रहा है तो ऐसे डर मत जाना यार, फॉर्मूला पुट करो। एनसीईआरटी में भी मुझे ये शायद से एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, शायद से। नहीं है क्या एनसीईआरटी में? देख के बता देना यार, शायद से एनसीईआरटी का ही है ये। कल तुम लोग का मोल कॉन्सेप्ट है ना शायद? क्या पता नहीं मुझे आज की क्लास का भी नहीं पता था। मुझे आज बेसिकली सर का अचानक से कॉल आया, तब मुझे पता चला कि मुझे क्लास लेनी है। ट्वेंटी 28 आ रहा है, चलो एक तो अलग आया। चलो इधर देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, मोल्स ऑफ अमोनिया निकालेंगे, ठीक है। फॉर्मूला वही m1v1 माइनस m2v2/2, ठीक है। अब वॉल्यूम को मैंने क्या बोला है, हमेशा लीटर में लेना है। तो H2SO4 का जो दे रखा है वो 0.5 इंटू 50 माइनस ऑफ 0.5 इंटू 60/2, और इसको लीटर में कन्वर्ट करना है ना। तो इस पूरे को एक काम करो, 1000 से डिवाइड दे दो, कर सकते हैं ना। अगर लेटर से तुमने सेपरेट किया होगा, यहाँ पे इसको अलग से कन्वर्ट कर दिया, इसको अलग से कन्वर्ट कर दिया, तो भी सही है। मैंने मैथ्स यूज किया, कॉमन था तो मैंने कॉमन ले लिया बस, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके बताओ ये कितना आएगा। ये और ये कैंसिल, ठीक है। ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, ये हो जाएगा आई थिंक 25 माइनस ऑफ 15 डिवाइडेड बाय 1000, ये कितना हो गया, 10 हो गया ना। ये 2/100, हाँ यार आंसर सेम आ जाएगा। यहां तक सारा समझ में, हाँ 56 आएगा। ये 2/100 आ गया, और आई थिंक लास्ट क्वेश्चन में भी 2/100 ही आया था शायद, या 1/50। तो मैं आगे फर्दर प्रोसीड नहीं कर रहा, 56 ही आएगा। क्या यहां तक क्लियर है सबको? आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारा ड्यूमास मेथड। अब देखो, हम लोगों ने देखा कि जो नाइट्रोजन का जो एस्टिमेशन है वो जेल्डाल मेथड से सभी कंपाउंड के लिए वैलिड नहीं हो रहा था। तो फिर मेथड में थोड़ा डेवलपमेंट हुआ और ड्यूमास मेथड आया। ड्यूमास मेथड एग्जैक्टली क्या है, बस इतना ध्यान रखना, जो स्टेट्स ऑफ मैटर के जो क्वेश्चन तुमने सॉल्व किया है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, डायरेक्ट उसी को तुम्हें अप्लाई करना है, ठीक है। और उसको अप्लाई करने के बाद, जैसा कि मैंने बोला, जेल्डाल मेथड में अमोनिया इवॉल्व होता है, ड्यूमास में नाइट्रोजन इवॉल्व होगा, ठीक है। तो जब तुम लोग नाइट्रोजन निकाल लोगे, तो नाइट्रोजन को निकालने के बाद एक चीज का बस ध्यान रखना है, जब परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालोगे, तो देखो मैं एक काम कर रहा हूं, जेल्डाल के लिए पहले फॉर्मूला लिख रहा हूं। ये जेल्डाल वाला फॉर्मूला है। जेल्डाल में क्या था, मोल्स ऑफ अमोनिया इंटू 14 इंटू 100 अपॉन, लेटर से एक्स कर दिया मैंने, एक्स मतलब मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ड्यूमास में एक चेंज आ जाएगा, और वो चेंज तुम्हें ध्यान रखना है। ड्यूमास में क्या होगा, यहां पे मोल्स ऑफ तुम्हें नाइट्रोजन लिखना है, और चूंकि नाइट्रोजन गैस है इसलिए 14 की जगह ये 28 होगा। बस एक ये छोटा सा चेंज है जो तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होगा, डायरेक्टली पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाओ, एनआरटी से तुम्हारा एन आ जाएगा, एन को फिर यहां पे पुट कर देना, तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये मैं बता दे रहा हूं, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लिया है, इसमें ना तुम्हें न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, और इसमें मैंने जानबूझ के एक एक्वस टेंशन नाम की एक चीज ऐड कर दी है। यूजुअली अगर एक्वस टेंशन ना दे रखा हो, तो जो तुम्हें प्रेशर इसमें दे रखा है, क्वेश्चन प्रेशर दे रखा है ना 715, उस प्रेशर को एज इट इज लेना है।
लेकिन अगर क्वेश्चन में एक्वस टेंशन दे दिया, इसका मतलब पानी का भी वेपर प्रेशर उसमें ऐड हो चुका है। तो जो भी वो एक्वस टेंशन है उसको मेन प्रेशर से माइनस कर देना, वो प्रेशर होगा। बस एक ये छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें मैंने ऐड किया है, माइनस करना है, क्योंकि हमें जो नाइट्रोजन का जो प्रेशर, जो नाइट्रोजन का प्रेशर लोगे वो तो ड्राई नाइट्रोजन का लोगे ना, इसी वजह से। तो जब तुम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो देखो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो यहां पे पी क्या होगा, नाइट्रोजन गैस, ये बराबर होगा पी मॉइस्ट गैस माइनस ऑफ पी एक्वस टेंशन। ये कितना है 715 माइनस ऑफ 15, यानी कि कितना आ जाएगा 700 mm Hg। अब इसके बाद डायरेक्ट पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगा दो। तो देखो इसमें आर की वैल्यू मेंशन नहीं है ना, आर कांस्टेंट होता है, लेकिन इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यार 8.3 ले या 0.082 ले। तो मैं सजेस्ट करूंगा जो एसआई यूनिट है यानी कि 0.082 उसी को लो, लेकिन उसको लेने के लिए प्रेशर किस में होना चाहिए, एटीएम में, एटीएम या बार, ठीक है, और वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में। तो यहां पे प्रेशर क्या है, mmHg है ना, तो इसको एटीएम में जब तुम लोग कन्वर्ट करोगे, एटीएम या बार में, तो इससे डिवाइड देना पड़ेगा। वॉल्यूम नाइट्रोजन का दे रखा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है 50 ml ऑफ नाइट्रोजन गैस, तो यहां पे 50, और मैंने क्या बोला वॉल्यूम को क्या करना है, लीटर में लेना है, तो ये कितना हो जाएगा 1000 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इंटू 0.082, और टेम्परेचर हमेशा और हमेशा केल्विन में लेना है। यहाँ पे केल्विन दे रखा था आई थिंक, तो केल्विन चूंकि दे रखा है इसलिए हम लोगों ने डायरेक्टली केल्विन वाला पार्ट यूज कर लिया। अब इसको तुम लोग, बहुत ही गंदी वैल्यू यार, सॉल्व करके देखना, इससे तुम्हारे इस नाइट्रोजन के मोल्स की वैल्यू आएगी। कोई मुझे सॉल्व करके बता दो कैलकुलेटर सही सही कितना आएगा। ये तो रहेगा यार, अच्छा फिर भी एक मिनट रुक जाओ, बता रहा हूं मैं। ये तुम्हारा 0.0018 आएगा। इसको जब तुम लोग सॉल्व करोगे ये वैल्यू इतनी आएगी। सॉल्व ध्यान से करना, बॉडमस लेके कैलकुलेटर में, ये मैं बता दे रहा हूँ। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन ऑफ ऐसा था ना कुछ, अगर तुम्हारी ये वैल्यू नहीं आ रही है इसका मतलब तुम्हें कैलकुलेटर यूज नहीं करना आ रहा है। मैंने अपने केमिकल इंजीनियरिंग में 4 साल कैलकुलेटर यूज किया है, तो मुझे पता है कैसे आएगा, इसीलिए मैंने विद इन अ मिनट सॉल्व कर दिया इसको। अब यहाँ पे ये जो भी वैल्यू आई है इसको यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट कर देना, तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या बता दे रहा हूं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट कितना है, ये तुम्हारा 16.8 आ रहा है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना यार, जैसा कि मैंने तुम लोगों को बोला इस चैप्टर को तुम्हें सबसे एंड में प्रिपेयर करना है, और अगर इससे क्वेश्चन थ्योरेटिकल आए तो करना, न्यूमेरिकल अगर आए ना तो वैल्यू बिठा बिठा करके सीधे लास्ट में कैलकुलेट करना, क्योंकि नीट में तुम लोगों को कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा। मैंने इस वजह से यूज किया ताकि
टाइम बचे, और मैं हमेशा करता हूँ और करूँगा। ठीक है, मेरा मेन काम था तुम लोगों को कॉन्सेप्ट समझाना, अपने कैलकुलेशन को तुम्हें फास्ट करना पड़ेगा किसी भी तरीके से। मैंने अपने टाइम पे मुझे खुद नहीं पता कैसे किया था, तुम्हें इसका फिगर आउट खुद से करना पड़ेगा। नेक्स्ट है तुम्हारा, ये देखो छाप दिया मैंने एनसीईआरटी एज इट इज। जैसा कि मैंने तुम्हें बोला, जेल्डाल मेथड और ड्यूमास मेथड वो समझना बहुत जरूरी है। बाकी कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ठीक है, हेलोजन हो, सल्फर हो, ऑक्सीजन हो, फास्फोरस हो, सबके लिए मैंने फॉर्मूला ऐसे ही लिखा है। किसी की डेरिवेशन नहीं है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी ने भी डायरेक्टली ऐसे ही लिखा हुआ है, उठा करके देख लेना। ठीक है, तो इसमें मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता, इसको तुम्हें मानना ही पड़ेगा कि हाँ जो है ये है। ठीक है, लाइक रात के 3 बजे के आसपास नमक से एक स्टार बनाना, कैंडल वैंडल जलाना और किसी का नाम लेना, तो कोई आएगा, ऐसा होता है। ठीक है, तो जैसे वो चीज होती है ना, ऐसे ये भी होता है। ठीक है, या फिर इत्र लगा करके सर को खोल के कब्रिस्तान की तरफ या शमशान घाट की तरफ चले जाना रात में। ठीक है, तो कोई मिलेगा तुमसे, और ऐसा होता है। ठीक है, अगेन मैंने जो कुछ भी बोला काल्पनिक बातें बोली हैं, वरना पता चला पीडब्ल्यू मुझ पे केस कर दे कि यार आप बच्चों को एक ऑल्टरनेटिव कोर्स दे रहे हो कि अगर एमबीबीएस में नहीं हुआ तो ये काम कर सकते हैं। क्या नाम है तेरा? हाँ, अंतरिक्ष। तो मान लो लेटर से, चलो अंतरिक्ष का नहीं, वरना पता चला पीडब्ल्यू अगेन मुझ पे केस कर दे। मैं अपना ही नाम पे लेके बोल दे रहा हूँ, क्योंकि बच्चों के ऊपर मजाक भी नहीं कर सकते ना, है। वरना पता चला कि मैं ये सब कुछ पढ़ा रहा हूँ और आगे चल के ट्रेन में मेरे नाम के आगे कार्ड वार्ड मिले, श्री 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 गुरु घंटाल बाबा हस्सान सियालदा वाले। ठीक है, नीट में नंबर लाने हेतु संपर्क करें, या फिर सौतन से छुटकारा और पता नहीं क्या क्या। ये फॉर्मूला तुम्हें एज इट इज याद करना पड़ेगा, मैं इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता। अरे हाँ हो गया। ठीक है, तो देखो डिटर्मिनेशन ऑफ हैलोजन ये मैंने लिख दिया है। ठीक है, और उसी तरह से डिटर्मिनेशन ऑफ सल्फर। देखो सारे फॉर्मूले एक लाइन के हैं, प्रॉब्लम ये है उनको याद है। देखो ऊपर में तुम्हारा मास ऑफ जो भी तुम्हारा प्रेसिपिटेट है वो तुम्हें लिखना है, और नीचे में मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तुम लोग कंफ्यूज यहां पे होगे थोड़ा बहुत, अगर होगे भी तो। ठीक है, फिगर आउट अगर करोगे, मैंने तो अपने टाइम पे कर लिया था। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा क्लोरीन है तो यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन और यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ AgCl। m तुम्हारा, m डेनोमिनेटर में तुम्हारा हमेशा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ये डेनोमिनेटर में तुम्हारा हमेशा गिवन वेट रहेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का, और ऊपर में जो भी तुम्हारा प्रेसिपिटेट रिलीज हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आई थिंक AgBr का है ना। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.15 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये देखो 0.15 नीचे है। ठीक है, चूंकि ब्रोमीन है तो एटॉमिक मास ब्रोमीन का लिखा है, और मॉलिक्यूलर मास की भी किसका, AgBr का, और वैल्यूज को पुट कर दिया कि कितना ये रिलीज हो रहा है। प्रॉब्लम वही है, याद करने में तुम्हें टाइम लगेगा। ठीक है, इसी तरह से तुम्हारा हेलोजन है, इसी तरह से तुम्हारा सल्फर है, और सेम तरीके से ऑक्सीजन एंड फास्फोरस है। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला लास्ट में ये कहा गया। अच्छा हाँ, एक चीज और, ये तुम लोगों को अगर मन करे सॉल्व करने का, अगर मन करे तो। क्या हुआ? ये किसी डॉक्टर की है। ठीक है, इसीलिए तो वो डॉक्टर नहीं बन पाया। ठीक है, देखो यार मेरे को टाइम नहीं मिल पाया। ठीक है, मतलब क्वेश्चंस को ऐड अप करने का, मतलब तुम्हें अलग से डीपीपी मिलेगी। डीपीपी में तुम्हें क्वेश्चंस न्यूमेरिकल नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, और अगर न्यूमेरिकल होगा भी तो हार्डली 1 या 2 न्यूमेरिकल टाइप होंगे। फिर भी अगर तुम चाहते हो कि नहीं यार थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले, तो ये वैसे ही है। तुम चाहो तो जेल्डाल का क्वेश्चन कर सकते हो, ड्यूमास का कर सकते हो, और सबके लिए फॉर्मूला क्या, आंसर खुद निकाल लेना कैलकुलेटर पे। कैलकुलेटर पे तुम्हें भरोसा नहीं है क्या? आंसर की नहीं है मेरे पास,
आंसर की नहीं है मेरे पास। देखो जेल्डाल के केस में सुन लो, एक एक्सपीरियंस मैंने देखा है, जेल्डाल के केस में आंसर या तो 40% होता है या 56% होता है, पता नहीं क्यों। ठीक है, क्या क्या फिर सॉल्व करो। ठीक है, और इसीलिए मैंने लास्ट में ये स्लाइड ऐड करी कि तुम लोग को ये नीट जो तुम्हारे लास्ट का जो टाइम होगा, 2 दिन पहले, 1 दिन पहले भी नहीं, 2 दिन पहले प्रिपेयर करना, तभी ये बेटर रहेगा। या लेटेस्ट से पापा बाइक वाइक चला रहे होंगे, होते ना कुछ पढ़ाकू लोग, पीछे ही बाप बाइक चला रहा है और वो बुक लेकर के पढ़ रहे होते हैं हैं, तो वैसे फॉर्मूला देख लेना। ठीक है, लेकिन अगर लेटेस्ट से तुम चाहते हो कि नहीं, सुन लो, अगर तुम चाहते हो कि मैं ये टॉपिक स्किप कर दूं, छोड़ दूं, वगैरह वगैरह, तो स्टिल सजेस्ट ये करूंगा जो क्या बोलते हैं, जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है उसको कर लेना, और क्वांटिटेटिव में जेल्डाल और ड्यूमास ये दोनों कर लेना। बाकी का पार्ट अगर तुम छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 90% चांस है क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर 10% तुम्हारी केस में, 10% में 95 से 98% मैं बोल रहा हूँ बल्कि, ठीक है, 2% या 5% आ भी सकता है। क्या पता नहीं, 2 तरह के होता है, एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, आर फैक्टर। हाँ, क्या, हाँ, वो तुम्हें एक रेशो बताता है कि किस हद तक तुम्हारी वो क्रोमेटोग्राफी मतलब जा रही है, एक्सटेंट ऑफ क्रोमेटो। नीट में मैंने नहीं देखा है, जो तुम बोल रही हो ना, मैंने वो नीट में नहीं देखा, जेई में है, जेई में गारंटीड है। क्या नीट में, सुन लो, नीट में तुम्हें इस जेल्डाल मेथड से, ड्यूमास मेथड से, इन सब से क्वेश्चन आया है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इनकी लिस्ट बनाऊं लेटेस्ट से 2003 से, तो 2003 से लेकर के 2022 तक हार्डली 4 या 5 न्यूमेरिकल आए होंगे, हार्डली, इस पूरे टॉपिक से जो आज हम लोगों ने पढ़ा है। मैं इन्हें इसीलिए तो ये लिखा है। हाँ, क्या यहां तक सारा समझ, कितना टाइम हुआ है? अभी टाइम है ना? चलो सुनो, कल का जो तुम्हारा टॉपिक है शायद से मोल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो मैं मोल कॉन्सेप्ट का एक बेसिक आइडिया तुम लोगों को दे दे रहा हूं ताकि तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तुम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट में आई थिंक 2 फॉर्मूले पढ़े होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन अवोगाड्रो नंबर और एनपी अपॉन एनए, ऐसे कुछ करे, सॉरी, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन अवोगाड्रो नंबर और गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सवाल ये उठता है कि आखिर ये फॉर्मूला आया कहां से था और क्यों 6.022 इंटू 10 का पावर 23 यही वैल्यू हम लोग यूज करते हैं। ये बच्चों का बहुत बड़ा डाउट होता है, उनको समझ में ही नहीं आता, वो लोग डायरेक्ट बस रट लेते हैं इस तरह से। ठीक है, डाल्टन ने जब एटॉमिक थ्योरी दी थी, तो डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के कुछ साल के बाद किसी ने जद्दोजहद करके कार्बन का एटॉमिक मास निकाला, और फिर वहां से एटॉमिक मास की डेफिनेशन दी गई कि 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम, और उसकी जो वैल्यू है वो शायद से ये है 1U इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 का पावर -24 ग्राम। ठीक है, तो इस पे एक बंदा था, उसका नाम था अवोगाड्रो, वो इस पे एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। ठीक है, अब ये जो कहानी है ये लगभग 1700 के आसपास की है, मुझे नहीं पता उसने क्या एपरेटस यूज किया था। ठीक है, जिस सब्जेक्ट में मैंने केमिकल इंजीनियरिंग में ये पार्ट पढ़ा था, जो कि तुम्हारा क्या नाम है इसका, केमिकल प्रोसेस कैलकुलेशन, उसमें बैक आई थी मेरी, तो मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा। ठीक है, लेकिन एक ओवरऑल वैल्यू बता दे रहा हूँ, अगर तुम्हें मन करे बुक पढ़ने का तो डेविड एम हिमेलब्लॉ नाम की एक बुक है, इंजीनियरिंग की बुक है, उसमें ये कहानी दे रखी है, पढ़ सकते हो। ठीक है, तो वो बेसिकली एक मॉलिक्यूल पे, वो एक प्रोटीन के मॉलिक्यूल पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ठीक है, अब मैं प्रोटीन का मॉलिक्यूल नहीं ले रहा, मैं एक सिंपल सा मॉलिक्यूल, मैंने उस प्रोटीन के मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर दिया इसके मॉलिक्यूल से, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। मान लो कि वो जो बंदा है वो किस पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था, कैल्शियम कार्बोनेट पे। ठीक है, अब कैल्शियम कार्बोनेट पे जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था, इसका मास कितना होगा एक मॉलिक्यूल का? 100U आएगा, बोलो हाँ है ना? ठीक है, अच्छा, इस 100U को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 100 इंटू 1.67 इंटू 10 का पावर -24 ग्राम, ऐसा कर सकते हैं ना?
तो जब अवोगैड्रो इस मॉलिक्यूल पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था, एक मॉलिक्यूल का उसको वेट इतना आया, तो इसका मतलब दो मॉलिक्यूल का वेट कितना हो जाएगा? दो मॉलिक्यूल के लिए 2 इंटू 100 इंटू 1.67 इंटू 10 का पावर -24 ग्राम। 10 मॉलिक्यूल के लिए क्या हो जाएगा? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा कर करके वो कितने मॉलिक्यूल तक गया था? ऐसा कर करके वो 6.022 इंटू 10 का पावर 23। उसने सच में इतने मॉलिक्यूल काउंट किए थे। उसको 20 साल लगे थे, 15 साल लगे, 17 साल लगे थे, सॉरी 17 साल लगे थे उसको मॉलिक्यूल को इकट्ठा कर करके वे करने में। और जब उसने इतने मॉलिक्यूल को वजन किया तो देखो क्या आया एग्जैक्टली। मैं एक काम कर रहा हूं, इस 100 को साइड में लिख रहा हूं, ठीक है? इसको अगर तुम इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 10 का पावर -1। आई थिंक सबके लास्ट में ग्राम है, ठीक है? अच्छा, इसको जब तुम लोग इससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, रफ में पूछ रहा हूं, 16 6 का कितना होता है? 96। 16 से थोड़ा ज्यादा है और ये भी थोड़ा सा ज्यादा है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना कैलकुलेटर से, मतलब एग्जैक्ट एवोगैड्रो नंबर को, ये एग्जैक्ट एवोगैड्रो नंबर नहीं है, अगर कोई रिसर्च करे 6.022, आगे भी कुछ नंबर्स हैं, ठीक है? तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना इससे, ये एग्जैक्टली 10 आएगा। करके देख लेना, ठीक है? तो ये 10 और ये 10, ये भी आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। मतलब ये जो वेट है वो एग्जैक्टली क्या आया? जो एग्जैक्ट जो वैल्यू आई थी, मतलब जितने भी एक्यूरेसी प्रिसीशन पे जाओगे, एग्जैक्टली 100 ग्राम आया था। यानी कि ये एक ऐसा नंबर है जो अवोगैड्रो ने दिया, ये एक ऐसा नंबर है जो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड मतलब यू को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है? ग्राम में। ये अवोगैड्रो नंबर की डेफिनेशन होती है कि द नंबर विच कनेक्ट्स माइक्रोस्कोपिक यूनिट इनटू मैक्रोस्कोपिक यूनिट इज नोन एज अवोगैड्रो नंबर। और इस वजह से ये नंबर दिया गया। ऐसा नहीं कि उसको वही आई थी, उसको अचानक से कोई फरिश्ता आ गया था और बताया कि हाँ ये अवोगैड्रो नंबर है, डाल दे। उसने अपने यूं ही 17 साल जवानी के बर्बाद नहीं किए थे ताकि तुम लोगों के आगे चल के बर्बाद हो, ठीक है? तो अब इसने डिफाइन किया कि अगर इतने पार्टिकल होंगे तो उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? 1 मोल। यानी कि अवोगैड्रो ने जो फॉर्मूला दिया वो यही फॉर्मूला दिया, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन अवोगैड्रो नंबर। क्या यहां तक कोई डाउट है? ये पहला फॉर्मूला। लोगों ने बोला कि यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, मतलब मान लो अगर मेरे पास 48 केले हैं और मुझे उसका दर्जन निकालना है, तो 48/12 मतलब फॉर्मूला तो यही होगा, नंबर ऑफ क्वांटिटी अपॉन स्टैंडर्ड नंबर। तो ये तो तुमने कोई नया फॉर्मूला तो दिया नहीं। तो अवोगैड्रो ने इसको फिर फर्दर समझाया कि जब मैंने इतने मॉलिक्यूल को नापा तो मोल कितना आया? 1। और इतने ही मोल का अगर तुम वजन नापोगे इतने ही का, तो आई थिंक ये 100/100 था ना, तो भी ये कितना आया? 1। अब चूंकि दोनों से ही तुम्हारा मोल की वैल्यू 1 आ रही है, इसीलिए अवोगैड्रो का ये पर्टिकुलर फॉर्मूला है जो अवोगैड्रो का कमाल, मतलब बेसिकली जो अचीवमेंट जो भी कह लो, जाना जाता है। इसमें ध्यान रखना, ये हमेशा ग्राम में होगा और ये हमेशा यू में होगा। बाद में एक लेवॉइजर करके एक बंदा आया, उसने बोला कि मेरे को भी सिलेबस बढ़ाना है। एक फॉर्मूला तुम्हारा पार्टिकल के टर्म में है, एक फॉर्मूला वेट के टर्म में है। तो एक लेवॉइजर नाम के बंदे ने फर्दर इसमें एक्सपेरिमेंट किया और एक ये फॉर्मूला दिया, गिवन वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। ये 22.4 की कहानी क्या है? 22.4 लीटर की कहानी ये है कि हमें पता है आइडियल केस में, आइडियल कंडीशन में जो परफ्यूम की जो बॉटल होगी वो इस पूरे कमरे में फैल जानी चाहिए। ये आइडियल है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ऐसा देखा गया है रियल कंडीशन में कि जो मैक्सिमम अवेलेबल वॉल्यूम जो वो ऑक्यूपाई कर पाता है एक पर्टिकुलर केस में, वो तुम्हारा किसी भी गैस के लिए वो 22.4 होता है। कब? जब प्रेशर 180 m हो और टेम्परेचर 273 केल्विन हो। फिर डिपेंडिंग अपॉन उसकी डिफ्यूजिबिलिटी वो अपने हिसाब से वो फैलता चला जाएगा, लेकिन ये वैल्यू तुम्हारी हमेशा फिक्स रहेगी। क्या ये समझ में आया? ये फॉर्मूला फिर कहां से आया? तो हो सकता है कल तुम लोग को यहीं से पढ़ाया जाएगा। कितना टाइम बचा है यार। क्या
नहीं 22.4 होता है एसटीपी पे, और जब ये टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो वो 22.7 हो जाता है। क्या है, समझ आए? चलो अब इधर देखो। अभी अब जब क्या थैंक यू किस बात का? बे मैं छोड़ नहीं सकता, मालिक मुझे पैसे नहीं देगा अगर मैंने छोड़ दिया तो। ठीक है, मुझे ना चाहते हुए भी तुम्हें पढ़ाना है, झेल लो 15 मिनट किसी तरह से। और देखो तुमसे ज्यादा, सुन लो, तुमसे ज्यादा मुझे मन है उतरने का। वजह मेरा रोजा है, तो रोजे में काफी ज्यादा प्यास लगती है, उसमें बोलना भी पड़ रहा है। ठीक है, क्या ही कर सकते है ना, है ना? अच्छा, चलो इधर देखो, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं। देखो, भले से पढ़ने का मन नहीं करे, बट एक चीज ध्यान रखना, कल मैं आऊंगा या नहीं आऊंगा मुझे नहीं पता। अगर मैं कल आया तो ये जो भी पढ़ाया है मेरा यूज हो जाएगा। ठीक है, हम लोग ज्यादा से ज्यादा मूल कॉन्सेप्ट में कवर कर पाएंगे। और अगर मैं लेटर से नहीं आया तो एटलीस्ट तुम लोग सर को बता सकते हो कि सर ने ये इतना इतना पार्ट बता दिया है, तुम्हारा वो टाइम सेव हो जाएगा। मेरे पास फिलहाल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या मैं टाइम से पहले छोड़ सकता हूँ या नहीं। और मेरे ऊपर एक पर्सन है कि अगर मैं 1 मिनट भी पहले निकल गया बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बड़ी। क्या रिकॉर्ड? रिकॉर्ड तो हो ही रहा है ठीक है, चलो देखो एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, मान लो मुझे क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ 90 ग्राम वाटर में, ठीक है, मॉलिक्यूल कितने हैं और एटम्स कितने हैं। ठीक है, 90 ग्राम वाटर में। तो 90 ग्राम वाटर में, अब देखो एक तरीका तो ये है कि तुम 90 ग्राम पानी को पूरा माइक्रोस्कोप में डाल के एक एक पूरा काउंट कर रहे हो, वो तो फीजिबल ही नहीं है। ठीक है, दूसरा तरीका वही जो अवोगाड्रो ने फॉर्मूला दिया था। तो अवोगाड्रो ने फॉर्मूला क्या दिया था? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन अवोगाड्रो नंबर। मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है ना, तो गिवन वेट कितना है 90, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 18, इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है। अवोगाड्रो नंबर को मैं एज इट इज लिख रहा हूं, इससे मेरा आंसर कितना आ गया 5 इंटू Na। ठीक है, इसमें कोई डाउट? अब यहां पे ना जब एटम निकालना होगा तो एटम निकालने में तुम लोग को प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, एटम डेफिनेटली तुम्हारा यूनिटरी मेथड से निकलेगा। क्यों? क्योंकि अवोगाड्रो ने जो फॉर्मूला दिया था वो मॉलिक्यूल निकालने के लिए दिया था, मॉलिक्यूल या पार्टिकल। मॉलिक्यूल और पार्टिकल दोनों तुम्हारे सेम होते हैं, ठीक है, सिनोनिम है बेसिकली, लेकिन एटम को सिनोनिम मत बोल देना। ठीक है, अब तुम अगर इसमें देखो तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 3 एटम है ना, तो 5 इंटू Na में कितना हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू Na एटम्स, यानी कि हो जाएगा 15 इंटू Na एटम्स। ठीक है, अब मैं सजेस्ट करूंगा कि इसकी जगह पे जो अब मैं लिखने जा रहा हूं उस वाले पे फोकस करना। ठीक है, ये है तुम्हारा ये फॉर्मूला dq इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल इंटू q। ये फॉर्मूला चाहे एटम हो, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, चाहे बॉन्ड हो, लोन पेयर हो, किसी भी चीज के लिए तुम्हारा ये वैलिड रहेगा। dq क्या है? dq इज डिजायर्ड क्वांटिटी, और q क्या है? नंबर ऑफ दैट क्वांटिटी इन वन मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल मुझे बेसिकली एटम निकालने को बोल रहा है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल की जगह क्या लिखूंगा मैं 5 इंटू Na, और एक में कितना तुम्हारे एटम है डायरेक्ट आ जाएगा। मतलब मान लो मैंने तुमसे पूछा कि बताओ 4.9 ग्राम H2SO4 में कितने बॉन्ड है लेटर से, तो पहले तो स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, काउंट करोगे बॉन्ड, डायरेक्ट पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। समझ आए? करो इसको नोट डाउन। कौन सा?
ये वाला हम लोगों को लेटर से निकालना है एटम। अब अवोगाड्रो ने जो फॉर्मूला दिया वो किसके लिए दिया था, पार्टिकल या मॉलिक्यूल के लिए। तो एटम के लिए कोई फॉर्मूला नहीं दिया, या मान लो लोन पेयर पूछता या बॉन्ड पूछता, कुछ भी होता, तो हम लोग सिंपली इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। जो डिजायर्ड क्वांटिटी है यानी कि डिजायर्ड एटम जो है वो बराबर होगा नंबर ऑफ पार्टिकल इनटू नंबर ऑफ क्वांटिटी। यहाँ पे क्वांटिटी क्या है, एटम इन वन मॉलिक्यूल। अब एक मॉलिक्यूल वाटर में कितने एटम है, 3, डायरेक्ट बस रख दिया, ये आ जाएगा। ये ध्यान रखना, ये मोल कॉन्सेप्ट जो है तुम्हारे सॉल्यूशन वाले चैप्टर से लिंक्ड है। सॉल्यूशन भी हो गया और साथ ही साथ रिडॉक्स टाइट्रेशन हो गया। तो जब तक तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक तुम्हें बाकी सारी चीजों में प्रॉब्लम आएगी। और एक बात और बता दे रहा हूं, आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस इन फिजिकल केमिस्ट्री तुम्हें बहुत ज्यादा हुआ तो 5 से 7 न्यूमेरिकल होंगे। उन 5 से 7 न्यूमेरिकल में 3 या 4 न्यूमेरिकल, 4 मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, 3 न्यूमेरिकल ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा तुम्हें डिफिकल्ट टाइप लगेगा। बाकी के जो न्यूमेरिकल होंगे ना 1 या 2 वो बहुत आसान होंगे, लाइक फॉर्मूला में बस डाल के तुरंत वैल्यू आ जाएगी उसकी, वैसा होता है, तुम्हें ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना होता। ये जो इतना बड़ा जो हाइप बना होता है ना फिजिकल केमिस्ट्री का कि 15 क्वेश्चन है यार कैसे होगा, इक्विलिब्रियम पे महीने तुम लोग दे देते हो, थर्मोडायनेमिक्स पे महीने दे देते हो, एक क्वेश्चन आने वाला है, ध्यान रखना। बहुत ज्यादा हुआ तो 2 क्वेश्चन, और उसमें भी ज्यादा चांस है कि वो थ्योरी से ज्यादा देगा एज कंपेयर टू न्यूमेरिकल पार्ट। क्यों, क्योंकि 2016 के बाद से एनटीए बना रहा है। एनटीए उससे पहले एनटीए नहीं बनाता था, उससे पहले के जितने क्वेश्चन देखोगे न्यूमेरिकल तुम्हें अच्छे खासे मिलेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में, लेकिन 2016 के बाद से देख लेना तुम्हें न्यूमेरिकल बहुत कम मिलेंगे। और अगर तुम्हें लेटर से तुम चाहते हो कि अपना कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करना तो 2020 का पेपर सॉल्व कर लेना। मैं गारंटी दे रहा हूं तुम लोग चाहे तुम्हारा लेवल कैसा भी हो, तुम लोग बहुत आराम से 2020 के पेपर में 580 से 640 बिना पढ़े ला सकते हो। देख लेना, समझ में आ जाए। वो वैसे भी कोविड वाला ईयर था तो उन्होंने वैसा ही पेपर बनाया था, ठीक है। उसी साल शायद शुएब आफ्ताब करके टॉप हुआ था ना, है उस साल हुआ था, उसके अगले साल हुआ था, अगले साल हुआ, पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं है। उसी साल आरसीबी अच्छा खेल रही थी, 2020 का जो था। ये सबको समझ में आया पक्का? कितना टाइम बचा है? 13 मिनट। देखो यार, मुझे खुद नहीं पता ये इतने बड़े लेक्चर को मैंने इतनी जल्दी कैसे कर दिया। सबसे पहली चीज क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस। हाँ, मैं ये मान सकता हूँ कि मैंने न्यूमेरिकल जो थे, चूंकि वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थे, तो मैंने उनको डिस्कस ही नहीं किया। डिस्कस नहीं किया इन द सेंस तुम्हें बस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करना है और आंसर आएगा, इसीलिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। फाइंड टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन 8.8 ग्राम CO2। अब देखो बॉन्ड्स जो है डायरेक्टली फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, पहले तुम्हें नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना पड़ेगा। एक बार पार्टिकल आ जाए फिर वो जो DQ वाला फॉर्मूला था उसी से हो जाएगा। एक बार ट्राई तो करो। .2 Na तुम्हारा पार्टिकल आएगा, करो तो। कितना? 0.8 Na आएगा आंसर। इधर देखो, सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू NP अपॉन Na। गिवन वेट कितना है? 8.8, मॉलिक्यूलर वेट CO2 का 44 इंटू Na इज इक्वल टू NP। ये कितना हो जाएगा?
0.2 इंटू Na इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल। अब CO2 में क्या पूछ रहा है? बॉन्ड पूछ रहा है। तो देखो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर यही होगा ना CO2 का, बोलो है ना? यानी कि हमें पता चल गया कि एक मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड है? 4। तो DQ क्या हो जाएगा? NP इंटू Q। NP कितना आया मेरा? 0.2 इंटू Na इंटू 4। तो ये हो जाएगा 0.8 इंटू, क्या समझ आए? ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। क्या? हाँ, इसीलिए मैंने Q का मतलब वो सब कुछ कवर कर देगा। Q स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब वो बॉन्ड भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, लोन पेयर भी हो सकता है, वो कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है? ये कर पाओगे क्या? मुझे नहीं पता तुम लोगों को ये मतलब पता, ये कैसे डिसोसिएट होगा CaCO3? मतलब 2 आयन देगा, करके बताओ। ठीक है, ब्रेक होगा, ठीक है, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी होती है? 10 का पावर -7। नेग्लेक्ट कर देते हैं ना। Na आंसर आएगा। ओरली तुमसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये 50 ग्राम है ना, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 100। तो 50/100 यानी कि 0.5। 0.5 इंटू Na, ये तुम्हारा नंबर ऑफ पार्टिकल आ गया। तो नंबर ऑफ पार्टिकल आ गया। अब मुझे पता है ये कितने एटम देगा, ये सॉरी कितने आयंस देगा? 2 आयंस देगा। 2 आयंस देने की वजह से 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0.5 इंटू 2 इंटू Na, फाइनल आंसर Na आएगा। ठीक है? इस वाले को करो। अगर तुमने इसको कर लिया, इसका मतलब तुम्हें क्वेश्चन सारा समझ में आ गया। ये करो। इस बार उल्टी कहानी है। इस बार तुम्हें एटम दे रखा है, तुम्हें वेट निकालना है। करके बताओ कितना आएगा? 100 नहीं आंसर। ट्राई करो इसको। इस क्वेश्चन को कर लिया, इसका मतलब तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया शायद से। क्या? ये वाला है? ये देख, ये 50 है ना, 50/100 इंटू Na, ये तेरा नंबर ऑफ पार्टिकल आ गया। इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा? 0.5 इंटू Na। अब एक CaCO3 कितना आयन देगा? 2। तो 0.5 इंटू Na, अच्छा कैल्शियम डाई पॉजिटिव प्लस CO3 डाई नेगेटिव, तो 2 आयन मिल रहे हैं ना। तो 0.5 इंटू Na इंटू 2, तो Na ही आएगा आंसर। चलो इधर देखो, 20, 10, 100। चलो इधर देखो, इस बार मुझे क्या दे रखा है? एटम्स। एटम्स का मतलब मुझे क्या दे रखा है? क्वांटिटी दे रखी है। इसका मतलब मैं गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू NP अपॉन Na, इस फॉर्मूले को डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकता। एटम है बाबा। एवोगाड्रो नंबर मोल्स ऑफ किसका देगा? एटम का देगा ना। मुझे तो पूरे का वेट निकालना है। तो इधर देखो, हाँ, DQ इज इक्वल टू NP इंटू Q होगा। ये देखो, अब डिजायर्ड क्वांटिटी मुझे दे रखी है कितना? 6.022 इंटू 10 का पावर 22। मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना होगा, ठीक है? और
चूंकि एटम है तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है इसमें? 5। तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितना हो गया? नंबर ऑफ पार्टिकल हो गया 6.022 इंटू 10 का पावर 22 डिवाइडेड बाय 5। क्या ये समझ आया? इसमें कोई डाउट है? अब जैसे ही नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाए सीधे इस फॉर्मूले को यूज करो, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। गिवन वेट निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट 100, ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10 का पावर 22 अपॉन 5, 6.022 इंटू 10 का पावर 23। ये और ये कैंसिल। अब इसको सॉल्व कर लेना, वो तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। कितना आएगा? ये कितना हो गया? 2 आएगा आंसर। ये लो, किसी का मैच नहीं हुआ। क्या है समझ आए? अब अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन मूल कॉन्सेप्ट का तुम लोगों को देगा नहीं, ठीक है? अगर तुम्हें दिया, अगर तुम्हें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट दिया तो ये देगा, ये जो ऊपर जो लिखा है, बहुत ज्यादा अगर डिफिकल्ट पेपर बना तो, ठीक है? क्या? हाँ, तो एक ही लाइन देखो, नीट का जो पेपर होता है ना, तुम्हें पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा हुआ तो 1 मिनट का टाइम रहेगा, 1 या 2 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। बायो में तो ऐसा होता है कि पढ़ो और टिक करो, तो इसका मतलब तुम्हें केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा हुआ तो 2 मिनट इन्वेस्ट करने एक क्वेश्चन में, इससे ज्यादा नहीं। इसका मतलब जो एनटीए तुम्हें क्वेश्चन देगा ना, वो इस हिसाब से फॉर्मुलेट करके देगा कि वो तुमसे न्यूमेरिकली बहुत आराम से 2 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है? हाँ, एक कहावत होती है ना कि इट इज बेटर टू बी अ फाइटर इन अ गार्डन एज कंपेयर टू अ गार्डनर इन अ वॉर, ऐसा कुछ करके। नहीं सुना है? कोई बात नहीं। नहीं सुना, कोई बात नहीं, कोई बात। बेटर ये है कि तुम जितने भी डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन है उसको एनकाउंटर कर लो क्लास में, ठीक है, एज कंपेयर के डिफिकल्ट क्वेश्चन को कंपटीशन में एनकाउंटर करोगे, भाई ये कहां से आ गया, ठीक है? इसीलिए मतलब हर तरीके से क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करके तुम्हें दे दिया जाता है। अगर बाय चांस तुम में से कोई जेई की भी प्रिपरेशन कर रहा होगा, तो जेई में बेसिकली बस एक प्रिंसिपल आइडिया होता है, उस प्रिंसिपल आइडिया के ऊपर इतने सारे क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं। मे भी शायद तुम लोगों ने नीट में जब नीट की प्रिपरेशन कर रहे होगे तो शील्डिंग कांस्टेंट निकालना सीखा होगा, माइट बी पॉसिबल, स्लेटर रूल करके। मे बी स्लेटर रूल से तुम्हें कभी क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है? वो बस पढ़ा दिया जाता है ऐसे ही। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग जब डॉक्टर बनोगे, तुम्हें पता है मरीज इस दवाई से ठीक हो जाएगा, तुम फिर भी उसको विटामिन की गोली दे दोगे बिल बनाने के लिए अपना। टीचर्स भी ऐसे ही करते हैं, टीचर को पता है कौन सा टॉपिक आएगा कौन सा टॉपिक नहीं आएगा, वो फिर भी थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा देता है, ठीक है? जैसे आज मैंने किया, मुझे पता है कहाँ से टॉपिक क्वेश्चन आएगा कहाँ से नहीं आएगा, इसी वजह से थोड़ा लेक्चर जल्दी फिनिश हो गया। मैं ज़्यादा थोड़ा टाइम लेता, पूरा एक्सप्लेन करता, इस वजह से। तुम लोग भी जब डॉक्टर बनोगे ऐसे ही होगा, ठीक है? तुम्हें मन नहीं करेगा डॉक्टर, मतलब बच्चों का इलाज, मतलब बच्चे बोल रहा हूँ, मरीजों का इलाज करने का, तो पहले टेस्ट लिख दोगे, जाओ बेटा टेस्ट करके आओ, और टेस्ट ब्लड टेस्ट होगा कुछ। ध्यान रखना, सारी बातें काल्पनिक है, ठीक है? अब कितना टाइम बचा है? 2 मिनट हो गया, हो गया। अरे हाँ, ये लो।